सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। सो आई एम कामिनी। तो आज है 15th ऑफ सितंबर। तो आज हम करेंगे दो आर्टिकल, एक आर्टिकल है और एक एडिटोरियल है। ओके, तो आर्टिकल जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट के रिलेटिव है, उसके बारे में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस क्यों हैं, इसका क्या रीज़न है। नेक्स्ट हम आर्टिकल करेंगे कि अनरूली वर्ल्ड में जो फॉरेन अफेयर में पब्लिश हुआ है कि पोजीशनिंग क्या है इंडिया की अनरूली वर्ल्ड में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो आर्टिकल है, पेंडेंसी कंटिन्यूज टू प्लेग सुप्रीम कोर्ट एज केस बैकलॉग हिट ऑल टाइम हाई। ओके, तो क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, अभी हिस्ट्री के सबसे बड़े बैकलॉग का सामना कर रहा है। जस्टिस डिलेड, ये टर्म आपने ये सेंटेंस पढ़ा ही होगा कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। ओके, तो और आज हम बात करेंगे कि बैकलॉग इतना क्यों बढ़ गया है, नंबर्स क्या कह रहे हैं और इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनल अथॉरिटी है जस्टिस की इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय देना, लेकिन अब वो खुद न्याय के इंतजार में दब गया है। पेंडिंग केसेस का जो नंबर है वो 88,000 से अबव चला गया है और एक ऑल टाइम हाई है। ओके, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि यस इट इज स्ट्रगलिंग अंडर हैवी केसेस बर्डन, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो हैवी केसेस के बर्डन के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। अगर हम यहाँ पर 25 आएगा, एज ऑफ अगस्त 2025 की हम बात करें तो अभी तक पेंडिंग केसेस कितने हैं? 88,471, जो कि हाई रिकॉर्ड है। ओके, तो टोटल पेंडिंग केसेस की बात करें 88,471, उनमें से सिविल केसेस जो हैं वो 69,553, क्रिमिनल केसेस जो हैं वो 18,864। डिस्पोज्ड कितने हुए हैं अगस्त तक केसेस? ओनली डिस्पोज मीन कितने सॉल्व हुए हैं? 5,667 और न्यूली फाइल्ड केस अगस्त तक 7,080। आप यहाँ भी देख सकते हैं द हिंदू के द्वारा जो डाटा दिया गया है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली बैटल द प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस। ओके, कि जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं उनमें से जूझ रहा है। करंट पेंडिंग केसेस की बात मैंने आपके साथ कर दी, उसमें से सिविल केसेस कितने हैं, क्रिमिनल केसेस कितने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और अगस्त का डाटा जो बता रहा है कि 7,080 केसेस न्यू आए हैं, उसमें से केसेस कितने डिस्पोज हुए हैं? 5,667 और डिस्पोजल रेट जो बन रहा है वो 80.04% बना है अभी तक 8 अगस्त तक। देन उसके बाद 2025 तक एनुअल डाटा की बात करें तो केस कितने फाइल्ड हो चुके हैं? टोटल केस फाइल हो चुके हैं 52,630। केसेस डिस्पोज हुए हैं जो 46,309 केसेस हुए हैं। ओके, अगर हम बात करें जजेस की स्ट्रेंथ की तो 34 जजेस हैं करंटली। ओके, और फुल स्ट्रेंथ के साथ वो अपना सैंक्शन कर रहे हैं। ओके, देन बात करें, ये मैंने आपको अभी उसमें बता दिया केसेस फाइल कितने हुए हैं, केसेस डिस्पोज कितने हुए हैं और नेट इंक्रीज कितना हुआ है। नेट इंक्रीज मीन इन सब में से जब आपने डिस्पोज करने के बाद न्यू केसेस फाइल किए हैं तो उनकी नेट इंक्रीज कितनी हुई है? 6,231। जुडिशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो अभी यहाँ पर कितने जजेस की बात की गई है? 34 जजेस की। ओके, तो यहाँ पर आपने 34 जजेस देखने हैं। टोटल स्ट्रेंथ यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 34। देन रीजन क्या है बैकलॉग के, अब इसको समझते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग लिटिगेशन। ओके, ज़्यादा लिटिगेशन हो रही है, जैसे कि लोग ज़्यादा कोर्ट्स
का रुख कर रहे हैं, मीन्स कि ज़्यादा कोर्ट्स में जा रहे हैं। कोविड-19 की वजह से भी काफ़ी केसेस जो थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे और डिले हो गए थे। देन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर और फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट, कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम होने की वजह से भी ये सालों साल चलता रहता है। इनसफिशिएंट जजेस, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब पर जजेस की रेशो बहुत ज़्यादा कम है और पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है। अपील्स कल्चर, ऑलमोस्ट एवरी जजमेंट इज अपील्ड टू दी हायर कोर्ट्स। ओके, हर डिसीजन आखिरी तक सुप्रीम कोर्ट तक ही पहुंच जाता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि बैकलॉग के पीछे कारण बहुत सारे हैं। कोविड के टाइम हियरिंग डिले हुई, जजेस की पोस्ट टाइम पर फिल नहीं हुई और हमारे देश में अपील कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर केस आखिरी में सुप्रीम कोर्ट तक ही पहुंच जाता है। ओके, अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि इसके रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में क्या बोला गया है कि अगर जस्टिस डिले होती है तो जस्टिस डिले का मीन्स होता है कि जस्टिस डिनाई। ओके, जस्टिस खत्म ही हो गई है। पब्लिक का फेथ जुडिशरी पर कम होता जा रहा है। पब्लिक का जो फेथ है ना वो जुडिशरी पर कम होता जा रहा है। जेल में अंडर ट्रायल प्रिजनर काफ़ी टाइम तक अटके रहते हैं। बिजनेस डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होते, इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है। इस बैकलॉग का डायरेक्ट असर जो है वो आम आदमी पर पड़ता है। अंडर ट्रायल प्रिजनर सालों तक जेल में रहते हैं। बिजनेस डील पेंडिंग केसेस की वजह से डिले होती रहती है और लोगों का जुडिशरी पे ट्रस्ट कम होने लग जाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें इसके सल्यूशन की कि सल्यूशन क्या होने चाहिए, तो सल्यूशन में सबसे पहले क्या करना चाहिए कि वैकेंसीज को फिल करना चाहिए। ठीक है, जजेस की वैकेंसी जल्दी फिल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो 34 से बढ़कर और ज़्यादा होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, ई कोर्ट्स होना चाहिए, एआई का यूज़ करना चाहिए केस की मैनेजमेंट करने के लिए। एडीआर मीन मेडिएशन और आर्बिट्रेरी को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि केसेस तक पहुंचने से पहले ही केसेस का सॉल्व होना। सॉल्यूशन में लिमिट, एडजॉर्नमेंट और स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर भी होने चाहिए, यानी कि आगे बढ़ने के लिए सॉल्यूशन भी हैं, जैसे जजेस का नंबर बढ़ाना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करना। ओके, देन इसके बाद बात करें हम कंक्लूजन की, तो बैकलॉग एक क्रिटिकल लेवल पर है, बहुत ज़्यादा बैकलॉग पड़ा हुआ है। इमीडिएट रिफॉर्म की ज़रूरत है। जस्टिस जो है वो टाइमली मिल जाए तो उसका मीन बनता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए जस्टिस तभी सही है जब वो टाइमली हो। अगर कोर्ट का बैकलॉग सॉल्व नहीं किया गया तो न्याय का असली मतलब खत्म हो जाएगा। जस्टिस डिलेज, जस्टिस डिनाइड, और इस क्राइसिस को तुरंत एड्रेस करना होगा। ओके, तो इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि सल्यूशन जजेस की संख्या बढ़ाने में है या सिस्टम रिफॉर्म में? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, विच इज़ द पोजीशनिंग इंडिया इन एन अनरूली वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम इस फ्रेज को समझते हैं, पोजीशनिंग इंडिया इन एन अनरूली वर्ल्ड। अनरूली वर्ल्ड का मीन्स है करंट ग्लोबल ऑर्डर जो है अनस्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, हार्ड टू मैनेज, विद कन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक, ओके, क्राइसिस, पावर राइवलरीज, क्लाइमेट चेंजेस, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन एक्सेट्रा। तो अनरूली वर्ल्ड में जो करंट ऑर्डर चल रहा है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो अनस्टेबल है। ओके, बट पोजीशनिंग इंडिया कि इंडिया अपना रोल, पॉलिसीज, स्ट्रैटेजी को कैसे प्रोटेक्ट करेगा, कैसे इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा और कैसे इन्फ्लुएंस को कम करेगा अनस्टेबल इन्वायरमेंट से। इस फ्रेज का अगर हम सही मीन्स निकालें तो इसका मीन है कि हाउ इंडिया नेविगेट ग्लोबल चेंजेस, मैनेजेस इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड स्ट्रेंथन इट्स स्टैंडिंग व्हेन द वर्ल्ड इज क्योटिक एंड अनसर्टेन। जब वर्ल्ड आपका अनसर्टेन है तो इंडिया कैसे ग्लोबल चैलेंजेस को नेविगेट करेगा, कैसे इंटरनेशनल रिलेशन को मैनेज करेगा। ओके,
तो सबसे पहले ये हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का ये आर्टिकल है, आपने देख लिया। और इंडिया का रोल टर्बुलेंट हो सकता है वर्ल्ड ऑर्डर में, इसके बारे में बात की है। तो सबसे पहले आज के एडिटोरियल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाया गया है कि आज की दुनिया में एक तरफ से अनरूली यानी बढ़ती हुई टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स और पावर स्ट्रगल से भरी हुई है, उसमें इंडिया का रोल क्या होगा? क्या इंडिया अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में प्रोजेक्ट कर पा रहा है या सिर्फ एक स्पेक्टेटर है? चलिए इस पे डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले फॉरेन अफेयर के एक जर्नल आर्टिकल में कहा गया था कि इंडिया अपनी ग्रेट पावर डिसोल्यूशन में जी रहा है और अपनी कैपेसिटी को ओवर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। इंडिया एक अनस्टेबल दुनिया में अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से केयरफुली पोजीशन कर रहा है। ओके, वर्ल्ड बिकमिंग इंक्रीजली अनस्टेबल, जो वर्ल्ड है वो अनस्टेबल बन रही है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं, बॉर्डर टेंशंस क्रिएट हो रही हैं, ट्रेड वार हो रहा है, पावर स्ट्रगल हो रहा है यूएसए और चाइना में, और वहां पर इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है इसके बारे में बात करी थी। देन इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट, इंडिया क्या बैलेंस कर रहा है? ठीक है, तो एडिटोरियल के मुताबिक इंडिया ने हमेशा एक बैलेंसिंग स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। एक तरफ यूएसए के साथ क्वाड, ओके, इंडो पैसिफिक जैसे स्ट्रॉन्ग टाइज क्रिएट किए हैं, ओके, डिफेंस डील्स की हैं, टेक्नोलॉजी डील्स की हैं, इंडो पैसिफिक कॉपरेशन सभी में पार्टिसिपेट अच्छे से किया है। दूसरी तरफ रशिया के साथ भी रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखे गए हैं, चाहे यूक्रेन वार हो या इंपोर्ट्स, ओके। और तीसरी तरफ चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के बावजूद एक प्रेगमेटिक एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी चलती आ रही है। तो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, ओके, प्रेगमेटिक एंगेजमेंट चल रही है चाइना डिस्पाइट बॉर्डर टेंशन। अगर बात करें इंडिया कोर स्ट्रेंथ, इंडिया की कोर स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की डेमोक्रेसी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, यही इसका कोर स्ट्रेंथ है। सिविलाइजेशन डेप्थ, एक एंशियंट सिविलाइजेशन होने का एडवांटेज है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल स्ट्रेंथ जो है आईटी, स्टार्टअप, स्पेस, डिजिटल पेमेंट, सॉफ्ट पावर, योगा, बॉलीवुड, डिस्पोरा इन्फ्लुएंस, ये सारे के सारे इंडिया के कोर स्ट्रेंथ हैं। इंडिया का एडवांटेज ये है कि वो किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बन रहा, ना ही सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ बल्कि नॉलेज और टेक्नोलॉजी भी इंडिया फोकस कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें वेस्टर्न डाउट्स वर्सेस इंडियन रियलिटी की, यानी कि ये मैंने आपको करा दिया है, टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट पावर, ठीक है, आईटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेस अचीवमेंट, ग्लोबल इंडिया डिस्पोरा, कल्चर, सॉफ्ट पावर। उसके बाद वेस्टर्न परसेप्शन की बात करें इंडियन रियलिटी के साथ, तो वेस्ट के कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि इंडिया यूएसए के सपोर्ट के बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन इंडिया ने बार बार प्रूफ किया है, ओके, इंडिया ने बार बार प्रूफ किया है कि वो अपने स्ट्रेंथ पर खड़ा हो सकता है। यानी कि 1971 में इंडिया सोवियत ट्रीटी हो या 1998 की न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट लाइन फॉलो की है। आज भी यूक्रेन वार के टाइम इंडिया ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी और वेस्ट के प्रेशर के बावजूद रशिया से तेल खरीद रहा है। ओके, ऑयल इंपोर्ट, रशिया डिस्पाइट प्रेशर, इंडिया बैलेंसेस प्रैग्मेटिज्म विद ऑटोनॉमी। ओके, देन बात करें हम टेक एज अ न्यू वेपन, तो उसमें एडिटोरियल में एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये बोला गया है कि आज के समय में असली वेपन है डाटा और टेक्नोलॉजी। आज का असली वेपन जो है वो है डाटा एंड टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर पावर, इंडियाज डिजिटल स्टैक, यूनिक ग्लोबल मॉडल, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इन डिजिटल इकोनॉमी। तो इन चीज़ों ने इंडिया को एक नए पावर स्टेटस तक पहुंचाया है। यूएसए और चाइना के बीच टेक जो रिलाइवरी है, लेकिन इंडिया अपने डिजिटल स्टैक और यूथ पावर से एक नया अल्टरनेटिव बना रहा है। ओके, नेक्स्ट, इंडिया की स्ट्रेटेजिक एडवांटेज क्या है? नॉट फुली अलाइंड विद वेस्ट और ईस्ट। ये
इंडिया जो है जो हमारा इंडिया है वो वेस्ट और ईस्ट के अलाइन पर फुली डिपेंड नहीं है, बैलेंस डिप्लोमेसी लेके चलता है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल ग्रोथ स्टोरी रही है, इमर्जिंग एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ओके, देन चैलेंजेस अहेड, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना एंड पाकिस्तान, अभी जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं इंडिया के वो पाकिस्तान चाइना के साथ चल रहे हैं। नेविगेटिंग यूएसए चाइना रिलाइवरी, इकोनॉमिक स्लो डाउन रिस्क रहता है। नीड फॉर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, अभी इंडिया को जो डिफेंस की ज़रूरत, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया पोजीशन्ड यूनिकली इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, अपनी पोजीशन को बरकरार रख रहा है। टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी उनकी स्ट्रेंथ है। इंडिपेंडेंट स्टैंड इंश्योर स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी इन एन अनरूली वर्ल्ड, इंडियाज रोल्स इज क्रिटिकल। तो यहाँ पर ये बोला गया है ऑथर के द्वारा कि इंडिया का रोल जो है वो क्रिटिकल रोल है। ओके, तो कंक्लूजन में ये है कि इंडिया की जर्नी इजी नहीं है, लेकिन एक अनरूली वर्ल्ड में इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है उसका बैलेंस डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ। इंडिया अपने यूनिक मॉडल बना रहा है, ना वेस्ट का पूरा फॉलोवर है ना ईस्ट का, और इसी वजह से इंडिया की पोजीशनिंग आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट है। एट लास्ट आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपना फोकस मिलिट्री पावर पे रखना चाहिए या फिर सिर्फ टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी की ही असली स्ट्रेंथ है इंडिया की? कमेंट में अपनी सोच ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें महराज मास्टर क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद।